तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। भौतिक विज्ञान का इससे पहले का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके थे, इसमें मैंने आपको फोर्स यानी बल के बारे में बताया था, उसके प्रकारों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। यहाँ पर मैं आपको गुरुत्व त्वरण वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंड कह दीजिए या दो वस्तु कह दीजिए, इनके बीच जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, या आप कह सकते हैं कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसकी खोज तो ये की थी ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के जो सिद्धांत दिया था इसका प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने, इनका जो ग्रंथ था प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया में 1686 में किया था। इनके अनुसार यानी न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती कह दीजिए या अनुक्रमानुपाती। अब देखिए, यदि दो पिंड यानी दो पिंड हैं, दो वस्तु कुछ भी कह सकते हैं, इनका जो द्रव्यमान है वो m1 और m2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? r है। तो इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यानी ग्रेविटी फोर्स होगा वो क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ये नियम क्या कहता है कि पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देखिए कैसे इसको निकाल सकते हैं। यहां पर पहले क्या दिया है कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, तो F अनुक्रमानुपाती द्रव्यमान था एक का m1 और एक का m2। दूसरा, इनकी जो बीच की दूरी होती है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि एक के बटे में जाता है 1/r²। तो इन दोनों समीकरणों से अगर आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा F व्युत्क्रम यानी अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r²। अब यहाँ पर ये जो G आया है ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये कहाँ से आता है? ये जो चिन्ह है व्युत्क्रमानुपाती का या अनुक्रमानुपाती का, ये हटाने के लिए हमें चाहिए होता है एक कांस्टेंट यानी एक नियतांक। तो नियतांक का यहाँ पर जो कार्य करता है वो करता है ये कैपिटल G यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण बल बनता है ये बनता है G m1 m2 अपॉन कैपिटल r²। काफी इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। जो स्मॉल g होता है काफी इंपोर्टेंट है। यदि दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो, यानी जो अभी जो पीछे दो वस्तुओं का मैंने जिक्र किया है, दो पिंडों का, अगर उनमें से एक पिंड क्या है? वस्तु यानी एक पृथ्वी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाएगा? गुरुत्व कहा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी गुरुत्व के कारण उत्पन्न जो त्वरण होती है इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी से प्रकट करते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। माना यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो मान लेंगे हम e4 यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या वो क्या है? re है। और कोई जो m द्रव्यमान का पिंड है या कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर है, तब गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार जो पृथ्वी द्वारा उस पिंड पर लगाया गया आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? G me अपॉन कैपिटल r²। ये होगा और इसे यहाँ पर मान लेते हैं हम समीकरण 1, क्योंकि यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो क्या चाहिए? गुरुत्वीय त्वरण का। उसके बाद देखिए न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है यानी F बराबर mg, यानी बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बल होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 1 मैंने ये वाली लिखाई थी, अभी आपको बताया है Gme, क्योंकि दोनों द्रव्यमान हो गया, ये सार्वत्रिक नियतांक हो गया, और ये r² जो इनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो f की जगह f की वैल्यू आ जाएगी mg। अब यहाँ से देखिए ये वाला m से ये वाला m क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी तो दूसरी वस्तु का होता है, पहली तो यहाँ पर पृथ्वी थी। तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे सिर्फ g बचा, तो g क्या होगा? कैपिटल G me यानी अर्थ अपॉन r²। और r² क्या होता है? ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हमको मिल जाता है।
अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण जी है इसका मान जो पिंड होते हैं इनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर निर्वात में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग द्रव्यमानों की वस्तुओं को समान ऊंचाई यानी बराबर ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो वो पृथ्वी पर क्या है एक ही साथ पहुंचेंगी यानी एक ही साथ गिरेंगी। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या एवं उसके अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करता है। अक्षीय घूर्णन क्या होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है पृथ्वी की त्रिज्या और उसके अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान जो होता है 9.8 या 82 लगा लीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम यानी सबसे कम कहां पर होता है, भूमध्य रेखा पर। और ध्रुवों पर इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है इसका मान, ध्रुवों पर होता है। तो जो जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर और सबसे अधिक कहां पर होता है, ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के घूर्णन पर भी निर्भर करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि पृथ्वी अधिक तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे, यानी पृथ्वी जो नॉर्मल गति से अब घूमती है इससे ज्यादा गति से अगर घूमना प्रारंभ कर दे, शुरू कर दे, तो ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर जो जी का मान होगा कम हो जाएगा। यानी कम होगा जी का मान तो वस्तु का भार भी क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि W बराबर क्या होता है, mg होता है। यदि पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो भूमध्य रेखा पर सभी वस्तुओं का भार क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो जब g की वैल्यू घटेगी तो ऑटोमेटिकली वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और g की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। यह आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से आप चाहे ऊपर चलिए या आप नीचे चलिए तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होने के कारण पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार भी क्या होता है, वो शून्य ही होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तो भी भार घटेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, जी के मान में कमी आएगी तो भार भी घटेगा। और नीचे जाने पर भी जी के मान में कमी आती है और पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ब्रह्मांड में किसी भी पिंड को कहीं भी ले जाने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को कहीं भी ले जाइए, चाहे दूसरे ग्रह पर ले जाइए, लेकिन उसका जो द्रव्यमान पृथ्वी पर है इतना ही द्रव्यमान उसका दूसरे ग्रह पर भी होगा। पृथ्वी पर m द्रव्यमान के किसी पिंड का जो भार होता है वो क्या होता है, W बराबर mg होता है। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 28 गुना होता है और चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 28 गुना होता है ये क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी ये जो ग्रेविटी फोर्स होता है इसी के कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी का जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में 28 गुना है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की तुलना में कितना है, 1/6 गुना। यहां से देखिए अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 kg है, कितना है, 60 kg, तो उसका जो चंद्रमा पर भार होगा चंद्रमा पर जाने के बाद वो इसका 1/6 होगा, यानी कितना बचेगा, सिर्फ 10 kg ही बचेगा। ऐसे ही अगर किसी का जो यहाँ पर वेट है पृथ्वी पर वो 10 kg है तो सूर्य पर जाने के बाद उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 28 से इसकी गुणा कर दीजिए क्योंकि 28 गुना है तो कितना हो जाएगा, 280 kg हो जाएगा। क्योंकि W बराबर क्या होता है हमारा, mg होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं पलायन वेग के बारे में। ये क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेग जिसे प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से बाहर चला जाता है, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है, देखिए पृथ्वी का नहीं है, पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है, पृथ्वी का 1/4 है ना, पृथ्वी का 1/4। अब पृथ्वी पे कितना था, अभी ये 11.2 था और जब आप इसका 1/4 निकालेंगे तो इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ से कितना बचेगा 3 और 4 अट्ठे 32, तो 2.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है।
तो पलायन वेग डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि पलायन वेग कितना होता है पृथ्वी का, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा का 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर पृथ्वी की तुलना में पूछता है तो आपको कर देना है कि 1/4 होता है। तो यहाँ पर हमारा ये आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।